नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निक मैक टेक पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं अभी। और बायोलॉजी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रेलवे एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी को पता होगा, मैंने एक चैप्टर कराया था आपको ह्यूमन न्यूट्रिशन। और फिर मैंने आपको कराया था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। लास्ट चैप्टर जो मैंने आपको कराया था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डाइजेशन बेसिकली। और इसी को हमको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ये चैप्टर मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, तीनों वीडियो आपको देखनी है। अच्छा, इससे पहले आपने अगर वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी, वो चैप्टर्स नहीं देखे, 3 चैप्टर जो मैंने कराए हैं और आप देखना चाहते हो, तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आराम से देख सकते हो, ठीक है? तो आज के जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही बहुत अच्छे नोट्स के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखिए, ये प्रॉपर नोट्स जो मैंने बनाए हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स ही थे, उन्हीं को मैंने और अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके आपके लिए बनाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, तो जो डाइजेशन है क्या बेसिकली आप सभी को पता होगा। मैंने ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर में भी आपको बताया था कि हम लोगों को एनर्जी चाहिए, कोई भी काम करने के लिए। जैसे मैं बोल पा रहा हूँ अभी, या हम चल पाते हैं या कुछ भी कर पाते हैं, कोई भी काम एक्स वाई जेड हमको करना होता है, तो हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी हम लोग नहीं कर पाएँगे। जब कहते हैं ना एनर्जी वीक होती है, तब बहुत थकान-सी महसूस होती है, हम कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। तो वो यही तो होता है दोस्तों। तो डाइजेशन किस तरीके से काम करता है? हम लोग जो खाना खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। उस खाने से हमको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा और फैट मिलेगा, साथ ही मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। आप सभी को पता होगा। तो डाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे कि भई बड़ा-सा जो टुकड़ा होता है, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है? या फिर ब्रेक डाउन करना है, ताकि हमको उससे एनर्जी मिल सके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रोटी का टुकड़ा बड़ा-बड़ा खाया, वो हमारे पेट में गया, ठीक है? माउथ में गया, माउथ ने अपना चबाया, उसके बाद हमारी ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस में गया, फिर हमारे पेट में गया, वहाँ पर बहुत समय तक 2-3 घंटे तक रहता है, तो उसमें एंजाइम्स वगैरह मिलते हैं, यही तो था डाइजेशन। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, है ना? तो उस तरीके से हमारा काम करता है, उसके बाद बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है पूरा डाइजेशन का। तो अभी मैं आपको डाइजेशन में सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ कि भई हमने रोटी का टुकड़ा लिया बड़ा-सा, बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हमें छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है, तो यही डाइजेशन होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भैया हमारे पास क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है ना? फूड का, किसका? फूड का, रोटी का टुकड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये इतना बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल है फूड का, इसको हमें क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है, यानी कि छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। ये बड़ा-सा मॉलिक्यूल था, ये छोटे-छोटे टुकड़ों में इस तरीके से टूट गया। इस तरीके से क्या हो गया ये? टूट गया दोस्तों, स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर। और हमारा अल्टीमेट गोल क्या रहता है कि भैया हमारा गोल तो यही है कि ये जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस से हमको क्या मिलना चाहिए? एनर्जी मिलनी चाहिए, है ना? खाना हम इसलिए तो खा रहे हैं ताकि हमको एनर्जी मिल सके। तो हमारा अल्टीमेट जो गोल होता है वो क्या होता है? प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? डाइजेशन बोलते हैं। आई होप डाइजेशन आपको समझ आ गया होगा, भाई डाइजेशन किसे बोलते हैं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब हमारी बात सुनिए दोस्तों, कि ये एनर्जी मिलती है हमें, किससे मिलती है? अभी मैंने आपको बताया, जो एनर्जी हमको मिलती है या फिर जो एनर्जी प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर फैट, जिसको हम लिपिड्स भी बोलते हैं, ठीक है? फैट को हम लोग क्या बोल देते हैं? लिपिड्स भी बोलते हैं। तो हमको जो एनर्जी मिल रही है, इन 3 चीज़ों से ही मिलती है। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्ब होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना? जैसे आलू हो गया, रोटी वगैरह हो गई, तो इससे हमें क्या बोलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाती है दोस्तों। तो क्यों मिल जाती है? क्योंकि भैया इन सब का हम लोग क्या करेंगे? मेटाबॉलिज़्म करेंगे, चयापचयन करेंगे, यानी कि मुँह से खाएँगे, फिर हमको जब पचेगा, पचने के बाद हमको एनर्जी मिलेगी। यही वही चीज़ तो होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किससे प्रोड्यूस होती है? मेटाबॉलिज़्म। समझ आया दोस्तों मैंने क्या बोल दिया? एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू मेटाबॉलिज़्म। एनर्जी हमें प्रोड्यूस मिल या फिर हमको एनर्जी मिलती है, प्रोड्यूस होती है, किस वजह से होती है? मेटाबॉलिज़्म की वजह से होती है। मेटाबॉलिज़्म में क्या होता है दोस्तों? मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको? मैंने ये बताया कि भैया जो भी हम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उसका क्या होना चाहिए? चयापचयन होना चाहिए, यानी कि वो पचना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज़्म बोलते हैं।
आपको पता होना चाहिए। अच्छा मोस्टली क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि हमने बोला थक जाते हैं, थकने के बाद हमसे बोला जाता है कि भई हम कहते हैं भाई मैं बहुत थकान हो रही है मुझे थोड़ा-सा पानी मिल जाए तो मेरी थकान दूर हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग लगता है ना, तो पानी से थकान दूर नहीं होती दोस्तों या फिर एनर्जी नहीं मिलती हमको, थकान तो कह सकते हैं। बोलते नहीं कि पानी पी लूँगा एनर्जी आ जाएगी थोड़ी-सी, नहीं दोस्तों पानी से एनर्जी नहीं आती है ना? तो ये बात आपको याद रखनी है कि चाहे वाटर हो जाए, मिनरल हो जाए या विटामिन्स हो जाएँ, इनके अलग पर्पस होते हैं, इनके अलग काम होते हैं, है ना? जैसे वाटर डिहाइड्रेशन में हमारी हेल्प करता है, मिनरल्स के अलग-अलग बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों, है ना? विटामिन्स के अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो इस ये बात आपको याद रखनी है कि भई ये हमको एनर्जी नहीं देते हैं। यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर, मिनरल, विटामिन्स एनर्जी देते हैं या नहीं देते हैं? भैया नहीं देते एनर्जी। एनर्जी हमको कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स या फिर फैट ये हमको देते हैं एनर्जी। कैसे देते हैं? ये मेटाबॉलिज़्म की प्रोसेस से देते हैं। यानी जब ये पच जाते हैं पूरी अच्छी तरीके से और बॉडी में मिक्स हो जाते हैं इनके जो भी एसेंशियल पार्ट होता है और जो बेकार सा पार्ट होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जिससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करें अब देखो ब्रेकडाउन रूल क्या है ना? किस तरीके से ब्रेकडाउन होता है ये समझिए। देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जिसको हम लिपिड्स भी बोल देते हैं। देखो यहाँ इस स्लाइड से 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटेगा? स्टार्च में। किसमें टूटेगा दोस्तों? स्टार्च में। फिर किसमें टूटेगा? मैल्टोज़ में। फिर क्या मिलेगा हमको? ग्लूकोज़ यानी कि जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। एट द एंड क्या मिलेगी हमको? एनर्जी मिलेगी। और ये सब जो काम होगा, जो ब्रेकडाउन का काम होगा, ये कौन कराएगा? एंजाइम्स कराएगा दोस्तों। कौन कराएगा? एंजाइम्स कराएगा, ठीक है? तो आपको एट द एंड कार्बोहाइड्रेट से क्या मिल गया? ग्लूकोज़ मिल गया। इसी तरीके से प्रोटीन किसमें टूटेगा? पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स में टूटते हैं, ठीक है? पेप्टोन या फिर पेप्टाइड्स में टूटते हैं और फिर अमीनो एसिड्स में। और सब किसकी मदद से होता है? ये एंजाइम्स की मदद से ही होता है दोस्तों। इसी तरीके से सेम फैट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एंजाइम की मदद से किसमें? फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल, ठीक है? तो आपको याद रखना है भई कार्बोहाइड्रेट किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है? ग्लूकोज़ में। प्रोटीन से हमें क्या? अमीनो एसिड्स मिल जा रहे हैं ब्रेक डाउन होने के बाद और फैट्स और लिपिड्स में हमें क्या मिल जाते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा ये सारी प्रोसेस जो कराता है वो कौन कराता है? एंजाइम्स कराता है। एंजाइम्स की मदद से ही ये सारी काम होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर मैंने आपको देखो लिख भी लिया है डाइजेशन मीन्स डाइजेशन में एंजाइम्स हेल्प करते हैं, है ना? दे एक्ट लाइक अ बायोलॉजिकल सीज़र टू कट द चेन्स यानी कौन हेल्प करते हैं? एंजाइम्स हेल्प करते हैं। इस बात को बस आपको याद रखना था, ठीक है? कोई कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज़, प्रोटीन से हमको अमीनो एसिड्स और लिपिड्स या फिर फैट से हमको क्या मिल जाएगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है? क्या है? मेन चीज़ें हैं। अब आपको पता है हम मुँह से खाना खाएँगे और एक्सक्रीट आउट कर देंगे बाहर, है ना? तो ये जो जो एक्सक्रीट आउट का काम हो रहा है माउथ से लेके नीचे तक, तो दोस्तों इसकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 9 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, 9 मीटर लॉन्ग होता है ये। अब देखना दोस्तों, सबसे पहले माउथ होता है हमारे पास, ठीक है? मुँह, जिसमें टीथ, टंग और सलाइवा ये 3 चीज़ें होती हैं। उसके बाद खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाएगा, जिसको हम लोग ईसोफेगस भी बोलते हैं। उसके बाद कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा हमारे, पेट के अंदर जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? एनस में जाएगा। ठीक है? एक्सक्रीट आउट बेसिकली बाहर हो जाएगा उसके बाद। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये कितना लंबा होता है? 9 मीटर का। ठीक है? अब देखो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक माउथ और फूड पाइप, है ना? टीथ, टंग, सलाइवा ये किसके अंदर आते हैं इसमें? सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं दोस्तों, है ना? क्या होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं यानी कि मुँह में सलाइवा बनता है ना, लार बनती है बेसिकली हमारे मुँह में, है ना? तो वहाँ से क्या होता है थोड़ा-थोड़ा मतलब खाना में और ज़्यादा अच्छी तरीके से पचने में हमारी हेल्प करते हैं वो सलाइवा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जबकि अगर मैं स्टमक में बात करें, स्टमक में हमको क्या मिलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलेगी। ऐसे ही दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, है ना?
ये क्या है आपको लीवर में और पैनक्रियास में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये नॉर्मल सी चीज़ मैंने आपको बता दिया। यहीं से हमको क्या मिलते हैं रस यानी कि केमिकल्स वगैरह जो रिलीज़ होते हैं जिसकी वज़ह से खाना पच भी पाता है और जो बेकार के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो बाहर एक्सक्रीट आउट होने में मदद करते हैं। जो चीज़ हमको खाने से चाहिए वो हमारी बॉडी में मिल जाती है और वो बॉडी में मिलने के बाद हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है और इन सब में ये सारी चीज़ें ही हेल्प करती हैं हमारी। भाई यहाँ से अलग जूस आएगा, यहाँ से अलग जूस आएगा, वो मिक्स होगा, वो आगे की प्रोसेस है, वो मैं आपको समझाऊँगा बेसिक, ठीक है? आपको बने रहना है बस। बस अभी फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए भैया कि किस तरीके से प्रोसेस होती है। चलिए, नेक्स्ट हम अगर आगे बढ़ें, अब समझिए देखो काम किस तरीके से होगा। सबसे पहले होता है इंजेशन, इस बात को आपको 100% याद होना चाहिए। इंजेशन का मतलब क्या है? हम फूड को अंदर ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? मुँह के अंदर ले रहे हैं और कहाँ लेंगे, है ना? तो इंजेशन में क्या कर रहे हैं? फूड को हमने पहले ले लिया अंदर, उसके बाद क्या होगा इसका डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? ब्रेकिंग इट डाउन, यानी कि वही बड़े जो टुकड़ा होता है उसको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, ब्रेकिंग डाउन करना, वो डाइजेशन का काम हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या होगा एब्ज़ॉर्प्शन, ठीक है? जो काम की चीज़ें होंगी, वो हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, एब्ज़ॉर्ब करने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। जो बेकार की चीज़ें होंगी वो बाहर निकल जाएँगी, है ना? तो पहले क्या हो रहा है दोस्तों एब्ज़ॉर्प्शन होगा, यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसके अंदर, वो हम उसको क्या करेंगे एब्ज़ॉर्ब करेंगे, है ना? जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे खाने में, उसको हम एब्ज़ॉर्ब करेंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन में क्या करेंगे हम ये क्या करेगा? ब्लड करवाता है। एसिमिलेशन कौन करवाता है दोस्तों? ब्लड करवाता है। सेंड टू सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स जो भी काम की चीज़ें थी, जो भी हमको मिला एब्ज़ॉर्ब करने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमको मिले, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है दोस्तों, वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में यानी सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में हर तरफ भेज दिया जाता है ना? और ब्लड ये काम सेंडर का कौन करता है? ब्लड करता है। इतना आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में होता है एक्सक्रीशन। एस्केलेशन में क्या होगा? रिमूविंग वेस्ट जो हम नहीं जानते चाहते हैं, है ना? अनवांटेड चीज़ें जो होती हैं, वो क्या हो जाएगा रिमूवल हो जाता है, बाद में बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो ये 5 फेजेज़ हैं डाइजेशन के, ये बात आपको पता होनी चाहिए कौन-कौन सी? भैया इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, फिर एब्ज़ॉर्प्शन होगा, फिर क्या होगा दोस्तों? एसिमिलेशन होगा, फिर क्या होगा? एट लास्ट एक्सक्रीशन होगा, ठीक है? ये 5 चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, हम बात करेंगे दोस्तों माउथ और टीथ के बारे में। अच्छा देखो यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, पर अभी तो कुछ क्वेश्चंस कम देखने को मिले हैं लेकिन बनने ही चाहिए और बनते भी हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे दोस्तों, एक काम करते हैं, इतना पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। टीथ, टंग और सलाइवा, ठीक है? माउथ पूरा डिस्कस कर लेते हैं, टीथ, टंग और सलाइवा, ठीक है? तीनों चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बाकी की हम लोग आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। देखो, ये माउथ है हमको, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टडी ऑफ टीथ। टीथ की जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम ओडोंटोलॉजी। जो टीथ की स्टडी करते हैं उसको उनको हम क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हमारा टीथ होता है। ये ऊपर का जो चीज़ होती है ये इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिलरी जॉ, ठीक है? जिसमें कितने टीथ होते हैं? 16 टीथ होते हैं। ऐसे नीचे के जो टीथ होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबुलर जॉ। कितना? 16 टीथ। इसमें भी 16 टीथ होते हैं और टोटल कितने हो जाते हैं? 32 टीथ होते हैं। ये 32 दाँत ही तो होते हैं दोस्तों। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ जाता है। क्योंकि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम कौन-सा जबड़ा होता है ये? मैक्सिलरी जॉ और ऐसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? मैंडिबुलर जॉ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट इसलिए लिख दिया है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें दोस्तों, अब देखो ये होते हैं इंसीजर्स और फिर होते हैं कैनाइन, फिर होते हैं प्रीमोलर और फिर होते हैं मोलर, ठीक है? ये 4 टाइप आपको देखने को मिलते हैं। ये जो दाँत आगे वैम्पायर की तरह दाँत निकले होते हैं ना, उनको बोलते हैं कैनाइन। देखो वैम्पायर की तरह जो दाँत निकले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कैनाइन। अच्छा हाथी के दाँत किस तरीके से होते हैं, ये आप सोच के बताइए जब तक मुझे, ठीक है? उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया भई कैनाइन जो होते हैं वो किस काम में हेल्प करते हैं हमें? टीयरिंग के लिए, चीर-फाड़ करने के लिए हेल्प करते हैं। ऐसे इंसीजर्स जो दाँत होते हैं हमारे, ये 8 होते हैं नंबर में और किसके लिए काम आते हैं? कटिंग के लिए। किसके लिए काम आते हैं?
कटिंग के लिए काम आते हैं। ऐसे प्री मोलर होते हैं, ये भी 8 होते हैं। ये ग्राइंडिंग यानी कि पीसने के लिए, है ना? और मिक्सिंग विद सलाइवा, सलाइवा से मिक्स होके यानी लार जो होती है उससे मिक्स होके ग्राइंडिंग में काम करते हैं बेसिकली। अच्छा मोलर क्या करते हैं? ये भी ग्राइंडिंग के लिए ही वर्क करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अगर हम बात करें मोलर हमारे में होते हैं 12, प्री मोलर होते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी थी। देखो संख्या आपको याद रखनी है, टोटल 32 दाँत होते हैं। टोटल कितने दाँत होते हैं? 32 दाँत होते हैं। अच्छा किसी-किसी में दाँत ना कम भी होते हैं। आपने सुना होगा किसी में 28 है, 30 है ना? हो सकता है किसी में 32 ना हो। तो वो किस वजह से होते हैं? वो हमारे अकल की दाढ़ की वजह से होते हैं। ठीक है? अकल के तीत बोलते हैं हम जिसको, इसका अकल से तो कोई लेना-देना है नहीं उसका, बट हम उसको बोलते हैं अकल की दाढ़, ठीक है? तो विज़डम टीथ बोलते हैं ना बेसिकली उसको इंग्लिश में। तो वो भी हम बता देंगे, अभी आगे डिस्कस कर लेंगे अपने। अभी फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं भैया इंसियर कितने होने चाहिए? भैया 8 होने चाहिए हमारे पास। किस काम में आते हैं? भाई कटिंग के काम आते हैं। इंसियर कितने होते हैं? 8 होते हैं, कटिंग में काम आते हैं। कैनाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं, किस में काम आते हैं? टियरिंग में। ऐसे ही दोस्तों प्रीमोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं, किस में काम आते हैं? ग्राइंडिंग में। और मिक्सिंग विद सलाइवा, सलाइवा से मिक्स होके ग्राइंडिंग पीसना अच्छी तरीके से खाने वगैरह को, उसमें मदद करते हैं। फिर आते हैं मोलर, मोलर हमारे पास कितने होते हैं? 12 होते हैं, वो किस में काम आते हैं? मिक्सिंग में काम होते हैं। तो ये 4 टाइप के थे, आपको याद होना चाहिए। ऊपर वाले को हम मैक्सिबुलर जॉ बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम? मैंडिबुलर जॉ बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें या हम देखें कि भाई चाइल्ड में और एडल्ट टीथ में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको पता होगा जब आप बच्चे थे आपके दूध के दांत आते हैं, उसके बाद कुछ जो दांत आते हैं वो परमानेंट आते हैं। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। परमानेंट टीथ एक बार ही आते हैं, वो कितने होते हैं दोस्तों? 12 होते हैं। ठीक है? परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 12 होते हैं, जो कितनी बार आते हैं? एक ही बार आते हैं। ऐसे दोस्तों जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20 होते हैं और लाइफ में 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं लाइफ में? 2 बार आते हैं, ये इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों के अंदर 8 इंसीजर्स होते हैं, कितने? 8 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं। मोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। अच्छा आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या बच्चों के अंदर प्रीमोलर होते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए बच्चों के अंदर प्रीमोलर नहीं होते हैं। ठीक है? ये बहुत अच्छा आपके लिए है पॉइंट और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भाई 0 प्रीमोलर किसमें होते हैं? तो आप बता दो बच्चों में होते हैं भैया, प्रीमोलर होते ही नहीं है। ठीक है? बच्चों में केवल इंटीजर 8 पाए जाते हैं, कैनाइन 4 और मोलर 8 होते हैं। ये 3 होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 20 और इधर से परमानेंट टीथ हमारे कितने आते हैं? 12 टोटल हो जाएँगे 32। ये इतने से बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? तो ये तो सबको पता ही है, सबसे पहले इसमें इंसीजर आएँगे, है ना? इंसीजर सबसे पहले इसमें भी आते हैं और इंसीजर सबसे पहले बच्चों के अंदर इसमें भी आते हैं। आपने देखा है आगे के 2 दाँत देखने को मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं और बच्चों में ही सबसे पहले वही देखने को मिलते हैं आपको, आगे के और नीचे के। देखो, अब हम बात करेंगे मेमोरी हैक हमारे लिए। देखो इन सारे वर्ड से तो फालतू की बातें हैं ये सब, ये तो आपको पता है पहले से आप लोग जानते होंगे। मोनो मतलब क्या होता है? एक, है ना? और हेटेरो जो बोलते हैं ना मोनो माना 1 होता है और डाई माने 2 होता है बेसिकली। और आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं या फिर होमोजीनियस जो होता है, जिसमें सेम सब कुछ देखने को मिलता है आपको। ऐसे ही आपने हेटेरोजीनियस पता होगा आपको, इसमें क्या होता है अलग-अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, है ना? सिंगल फेज़ में जो नहीं होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होगा ऑलरेडी हर जगह काम आता है और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होमोजीनियस क्या होता है, हेटेरोजीनियस क्या होता है, मोनो क्या होता है, डाई क्या होता है, सबको पता होगा बेसिकली ये बात। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, ये है हेटेरोडेंट। तो हेटेरोडेंट मैंने आपको क्या होता है हेटेरो में क्या होता है अलग-अलग चीज़ें होती हैं। हेटेरो में क्या होता है दोस्तों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो हेटेरो में क्या देखने को मिलेगा आपको अलग-अलग देखने को मिलेगा। ठीक है? अलग-अलग शेप के होते हैं। हेटेरोडेंट क्या होते हैं अलग-अलग शेप के होते हैं। डिफरेंट शेप जैसे हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे देखो थिकोडेंट, थिकोडेंट क्या होते हैं? इनको हम सॉकेट में फिट होते हैं। ये किसमें होते हैं? सॉकेट में फिट होते हैं। ठीक है? एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट्स किसमें फिट होते हैं? जॉ सॉकेट्स में फिट होते हैं। ऐसे तो डाई, डाई माने 2 डाइकोडोन ये लाइफ में 2 बार आते हैं दोस्तों।
ठीक है? 20 कम ट्वाइस और 12 बाद में आते हैं। देखा आपने 20 2 बार आएँगे और 12 बाद में आएँगे। तो ये क्या कौन से हो गए डाइफोडोंट हो गए। तो ऐसे ही आपको डाइफोडोंट याद रखने थे, ठीक है? डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, तो अब हम बात करेंगे भैया वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से होते हैं? क्या बात करेंगे दोस्तों वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से होते हैं? अच्छा वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है दोस्तों? वेस्टिजियल का मतलब यही होता है, ऐसी चीज़ें जो हमारे काम नहीं आती। जैसे पहले हमारे इंसानों के अंदर क्या होती थी? पूँछ होती थी। धीरे-धीरे उसका उपयोग कम हो गया, तो पूँछ भी क्या होती चली गई? नष्ट होती चली गई। अब आपको पूँछ देखने को नहीं मिलती है। ऐसे ही पहले के लोगों के कान थोड़े बड़े होते थे और धीरे-धीरे उनका उपयोग कम होने लगा। कान ऑटोमैटिक छोटे-छोटे होने लगे हैं, ठीक है? आपको पता होगा। और क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गन सोच के बताइए फटाफट से? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स देखे आपको लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी होती है उसके साइड में बेसिकली आपको देखने को मिलती है। तो अपेंडिक्स का भी कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, तो ये भी हमारा क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। ऐसे ही हमारे हेयर हैं, बाल हैं, वैक्स वगैरह करती हैं गर्ल्स वगैरह, तो वेस्टिजियल ऑर्गन ही है। पहले के लोगों के में बहुत ज़्यादा हेयर देखने को मिलते थे पूरी बॉडी के अंदर, भालू बन जाते थे। और आजकल के बच्चे देखो मोस्टली हेयर्स भी कम देखने को मिलते हैं, तो वो क्या है एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? यही होते हैं देखो, 5 इन ह्यूमन्स। ह्यूमन्स में कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। ह्यूमन्स में कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन से? देखो एक तो हो गया विज़डम टूथ जिसको हम मोलर बोलते हैं। फिर होता है बॉडी हेयर, ठीक है? अपेंडिक्स होता है और एक होता है ईयर मसल्स जो कान की मसल होती है जिसको हम पिन्ना भी बोलते हैं। एग्ज़ाम में पूछा गया था। फिर हो गया टेल बोन यानी कि पूँछ जो होती है वो। ये हो गया हमारे वेस्टिलियन ऑर्गन। विज़डम टीथ मैंने आपको बता दिया, 4 मोलर होते हैं, ये बाद में आते हैं, ठीक है? अच्छा देखो, इम्पोर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, डिड यू नो क्या आपको पता है एलिफेंट टस्क जो एलिफेंट के टस्क होते हैं ना आगे की तरफ जो होते हैं, आर एक्चुअली मॉडिफाइड अपर इंसीजर्स वो होते क्या हैं देखो इंसीजर्स ही होते हैं। तो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था ना जो हाथी के दाँत होते हैं आगे की तरफ निकले होते हैं, उनको हम इंसीजर्स ही बोलते हैं, लेकिन मॉडिफाइड इंसीजर्स होते हैं। हमारे इंसीजर क्या होते हैं छोटे-मोटे होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए मॉडिफाइड इंसीजर बोलना उनको बोल दिया। चलिए, अब ये है स्ट्रक्चर हमारे एक दाँत अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा, दोस्तों ये इधर आपको देखने को मिलता है ना ये चीज़, ये इसकी क्या है देखो, ये होता है इसका रूट, है ना? रूट होता है। तो यहीं पे क्या लगता है, यहीं पे कीड़ा लग जाता है। बोलते हैं दाँतों में आपके कीड़ा लग गया, बैक्टीरिया लग गया, तो वो क्या खराब करता है? वो जड़ ही खराब करता है। तो जो ओडोंटोलॉजिस्ट होते हैं, वो इसी को तो ठीक करते हैं, है ना? साफ-सफाई करेंगे, बेसिकली पहले साफ-सफाई करेंगे, कीड़ा हटाएँगे। 2 बार में करते हैं, पहले एक बार में साफ-सफाई किया, कीड़ा हटा दिया, फिर दोबारा साफ-सफाई करेंगे, कीड़ा हटा देंगे, फिर इसके अंदर एक भरा जाता है। क्या भरा जाता है? मरकरी बेसिकली भरा जाता है, मरकरी से एक मिक्सचर होता है बेसिकली पेस्ट टाइप का, वो इसमें फिल करते हैं, ठीक है? उसमें क्या करेंगे, फिल करेंगे हम लोग और फिल करने के बाद उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं और ये बात आपको पता होनी चाहिए, बस छोटी-छोटी बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। तो ऊपर का जो पार्ट होता है ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है दोस्तों। ये ऊपर जो कवर हम जो लगाते हैं, ये क्या सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसको बोलते हैं हम इनेमल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनेमल बोलते हैं। ये क्या होता है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी अपनी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट यही होता है इनेमल के ऊपर कवर व्हाइट-व्हाइट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये फ्लोरीन जो होता है वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है? आपने देखा होगा दोस्तों वाटर में अगर फ्लोरीन कम है, अगर पानी में फ्लोरीन की मात्रा कम आपको देखने को मिल रही है और बार-बार आप उसका यूज़ कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? टूथ डिके यानी कि दाँतों में कैविटी हो जाएगी। और अगर फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिल गई, तो आपके दाँत कैसे हो जाएँगे? येलो हो जाएँगे। देखें जिसमें फ्लोरीन ज़्यादा मिला होता है और उनके दाँत अक्सर आपको येलो देखने को मिलेंगे। तो येलो टीथ का रीज़न यही होता है, फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इससे आपके दाँत येलो हो जाते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो एनामेल होता है, आउटर लेयर होती है, ये किससे बनी होती है? ये रिजिडिटी जो मिलती है इसको कैल्शियम से मिलती है दोस्तों।
और फास्फोरस से मिलती है, जिससे फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है? कैल्शियम प्लस फास्फोरस मिलके कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं। तो इतनी सी बात आपको पता थी। अच्छा, इसमें जो मिक्सचर फिल किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए फटाफट। उसको बोलते हैं हम अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। यानी कि डॉक्टर ने क्या किया दोस्तों, एक ये जो कीड़ा लग गया था, रूट खराब हो गई थी, इसको साफ किया, बहुत अच्छी तरीके से साफ किया, एक बार में साफ नहीं हुआ, दोबारा से साफ किया। दोबारा साफ करने के बाद दोस्तों क्या किया, उसके अंदर अमलगम भर दिया। अमलगम मरकरी वगैरह होती है, वो भर दिया। भरने के बाद ऊपर से कैप लगा दिया, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जो मैंने आपको बताया, इसको ही क्या बोलते हैं हम? रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी कि आरसीटी। इसमें क्या होता है दोस्तों, दांत के अंदर मसाला फिल करते हैं, जिसको हम लोग अमलगम कहते हैं, ठीक है? जिसमें क्या होता है, एचजी और मरकरी। क्या होता है? एचजी और मरकरी होता है बेसिकली, एचजी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करें। ये तो हमारे टीथ के बारे में पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन-कौन से टीथ होते हैं, छोटे बच्चों में कितने टीथ होते हैं, बड़े बच्चों में कितने टीथ होते हैं, सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं टंग। हमारी जीभ होती है, आपको पता होगा, अलग-अलग जगह अलग-अलग टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जीभ के बारे में देखेंगे हम सबसे पहले, सेंसरी मसल्स है ये आपको पता है। अच्छा देखो, इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो हमारी जीभ होती है ना, ये स्केलेटन मसल्स ऑर्गन है और 10 सेंटीमीटर तक लॉन्ग रहती है। तो आपको स्पेशल याद रखना है, ये कैसी मसल्स है, ये स्केलेटन मसल ऑर्गन होती है। इस बात को आपको याद रखना, ये कैसी मसल होती है, स्केलेटन ऑर्गन मसल होती है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम लोग ये नहीं कर पाते हैं। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। दूसरा देखो, हायोइड बोन, ठीक है? ये किससे लगी होती है दोस्तों? हायोइड बोन से लगी होती है, ठीक है? हमारी जीभ जो पकड़ता है ना अंदर, पकड़ने का काम कौन करता है? हायोइड बोन, इससे लगी होती है, ठीक है? जो पकड़ने का काम करती है। और टेस्टिंग वर्ड कितनी होती है? 2000 से लेके 3000 टेस्टिंग वर्ड्स होती हैं। वो क्या करती हैं? सिग्नल भेजती हैं किसको? न्यूरॉन्स को, जो ब्रेन तक पहुँचता है और उसके हिसाब से रिएक्ट करता है दोस्तों। गर्ल्स में टेस्टिंग वर्ड थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, इसलिए गर्ल्स को टेस्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आता है। या फिर उनको ज़्यादा अच्छा महसूस कर लेती हैं, ना? लड़कों में नमक, सब लड़की जो लड़के खाते हैं ज़्यादातर, जैसे मैं खाना खाता हूँ तो मुझे अ, नमक है सब्ज़ी में, नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, कम नमक का भी खा लूँगा। लेकिन गर्ल्स ऐसा नहीं कर सकती हैं, उनमें टेस्टिंग वर्ड ज़्यादा होते हैं, ठीक है? मोस्टली नहीं करती होंगी, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा देखो, ये जीभ है हमारी, तो जीभ जो अटैच रहती है ना यहाँ पे ऊपर, जो अंदर जो अटैच रहती है, इसको आपको पता होना चाहिए किससे अटैच्ड रहती है, ठीक है? हायोइड बोन से अटैच्ड रहती है। जो इधर वाला एरिया होता है जीभ का, ये कैसा होता है? सोर होता है और सॉल्टी सा होता है, ठीक है? इधर वाला एरिया होता है, वो कैसा होता है? सोर होता है। नीचे स्टार्टिंग में जो आपको देखने को मिलता है जीभ, वो कैसा एरिया होता है? उसको स्वीट, और यहाँ पर आपको कैसे देखने को मिलेगा टेस्ट? बिटर। ये आपको पता होना चाहिए। 4 टेस्टेस होते हैं, टेस्ट होते हैं बेसिकली कौन-कौन से? स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर, ठीक है? और अगर मैं आपको बात करूँ, देखो, जिंजर, अदरक, गार्लिक और ओनियन, इनका टेस्ट करवाने के लिए 5वीं टाइप की टेस्ट बड भी होती है। एक और टाइप की टेस्ट बड होती है, वो इनका टेस्ट करवाती है, जिंजर का, गार्लिक का, ओनियन का, ठीक है? एक और टाइप की टेस्ट बड होती है, और आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताना कौन-सी होती है वो। अब हम बात करते हैं जो ग्लैंड के बारे में, किस तरीके से काम होता है। सबसे पहले यही समझ लो, टोटल ग्लैंड्स अगर हम बात करें, हमारे पास 6 ग्लैंड्स होती हैं, 3 पेयर में होती हैं, और ये प्रोड्यूस क्या करती हैं, 1 से लेके 1.5 लीटर तक डेली प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है? क्या प्रोड्यूस कर सकती हैं? सलाइवा बेसिकली। और कितना? 6.8। ये कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है, इसकी पीएच कितनी होती है? 6.8 दोस्तों। अब देखिए, 3 ही है हमारे पास ग्लैंड्स, कौन-सी है? पैराटाइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिला था।
इसकी ये पूछे लोकेशन कहाँ होती है। ऐसी पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन पूछे तो ये कहाँ पे पाई जाती है आपके कान के पास और ये कैसी होती है सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है। ऐसी सबलिंगुअल ग्लैंड कैसी कहाँ पाई देखने को मिलती है आपको? बिलो टंग, जीभ के नीचे देखने को मिलती है और ये सबसे छोटी होती है। ऐसे ही हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात करें, ये लोअर जो जॉ होता है हमारा, नीचे वाला जबड़ा होता है, वहाँ उसके नीचे आपको देखने को मिलती है। और ये सबसे ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करती है, सबसे ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करती है। ग्लैंड आपको पेयर में देखने को मिलती है, 3 पेयर में। इसीलिए काउंटिंग में कितनी होती है? 6 होती है। तो ये इतनी-सी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, देखो, अब हम सलाइवा काम क्या करता है, इसका मैजिक क्या है दोस्तों, इसको समझिए। ये सलाइवा की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो आपको पता है सलाइवा देखो एक तो मिनरल्स इसके अंदर आपको मिलेंगे मिनरल्स जैसे Na, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है? पोटेशियम सॉरी। अब ऐसे ही देखो वाटर सलाइवा में वाटर मिल जाता है। फिर यहाँ पर आपको एंजाइम्स जो सबसे मेन काम एंजाइम्स ही तो करते हैं। भाई खाना-पीना तोड़ने का, है ना? कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज करने का और फैट को किसमें चेंज करने का बताओ फटाफट से आप मुझे। एंजाइम ही काम करते हैं। तो सलाइवा के अंदर मिनरल्स हो गए Na, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, है ना? और वाटर हो गया। एंजाइम्स देखो एंजाइम में सलाइवरी एमाइलेज और पेटलिन इसको आपको नाम को पता होना चाहिए सलाइवरी एमाइलेज और पेटलिन। ये क्या करता है? जो पार्शियली डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। माउथ में हमारे मुँह के अंदर थोड़ा-थोड़ा डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को कौन? सलाइवरी एमाइलेज। इसी तरीके से लाइसोसोम्स भी होते हैं एमाइलेज के अंदर, है ना? एंजाइम्स के अंदर। वो क्या काम करते हैं? ये बैक्टीरिया को मारते हैं और कुछ ही बैक्टीरिया को किल कर पाता है ये। बाकी का भैया हमारे पेट के अंदर आपको पता होगा HCl होता है एसिड, HCl एसिड देखने को मिलता है। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो तो यही लाइसोसोम ही मार देता है। बाकी जो बच जाते हैं हमारे पेट के अंदर इतना एसिड होता है दोस्तों, उससे खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिक। चलिए लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इसमें, देखो अब व्हाई डज़ द रोटी टेस्ट स्वीट? ये और लास्ट देख लीजिए, जो रोटी होती है हमको मीठी क्यों लगती है? आपको पता है खाना जब हम खाते हैं, रोटी हम खाते हैं तो हमको मीठी क्यों लगती है? ग्लूकोज़ की वज़ह से लगती है। देखो, रोटी है हमारे पास, उसमें उसमें हमने क्या है उसके अंदर क्या होता है स्टार्च होता है, फिर हम उसको क्या करते हैं च्युइंगिंग करते हैं यानी चबाते हैं उसको च्युइंग करते हैं और उसमें क्या मिलाते हैं हम लार मिक्स होती है उसमें, जिसमें वाटर और तुम्हारे ओ वाटर वग़ैरह होता है ना? और मिनरल्स होते हैं बेसिकली। सलाइवा लार में क्या है सलाइवा है ना? फिर इससे हमको क्या मिलता है माल्टोज़ शुगर मिल जाती है दोस्तों, इसीलिए मीठी लगती है आपको। देखो, रोटी मीठी लगती है क्योंकि वो मुँह में लार के साथ मिक्स होती है और जब हमें उसको चबाते हैं, कार्ब डाइजेस्ट करना यहीं से शुरू होता है। ठीक, कार्ब जो डाइजेस्ट होते हैं वो यहीं से स्टार्ट होता है और रिज़ल्ट क्या मिलता है हमको कि भैया बोलस बन जाता है बोलस, ये द बोलस वर्ड आपको याद रखना भैया क्या मिलता है हमको बोलस। खाना जो रोटी पचती है ना छोटी-मोटी उसको बोलस बोलते हैं बोलस। बोलस क्या होता है डाइजेस्ट और अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको बोलते हैं बोलस। देखो, कार्ब डाइजेस्ट होने के बाद जो बन गया उसको बोलते हैं बोलस और इट इज़ द डाइजेस्टिव एंड अनडाइजेस्टेड मिक्सचर रेडी टू गो डाउन फूड पाइप से नीचे जाने के लिए तैयार होता है। तो इतनी सी चीज़ थी, हालाँकि ये चैप्टर थोड़ा-सा टिपिकल लग सकता है आपको, है ना? थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी क्योंकि मैं क्या करूँगा कि पूरा चैप्टर खत्म कराऊँगा। पूरा चैप्टर मुझे खत्म ही कराना है, इसीलिए मैं ये काम करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि भैया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये किस तरीके से वर्क करता है। आप लोग थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिए, फिर मैं सब के सब यहीं पर आपको याद कराऊँगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं माउथ से, है ना? मुँह के अंदर खाना खाएँगे, तो वहाँ पर क्या होगा खाने को हम लोग हमारे जो दाँत होते हैं उसको चबाएगा अच्छी तरीके से और हमारे माउथ में जीभ के ऊपर सलाइवा वगैरह बनता है थोड़ा-सा ना, तो वो सब मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद हमारे फूड पाइप में जाएगा।
तो मैंने क्या किया भैया, यहाँ से हमने खाने को एंटर कराया माउस से, फिर यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं फेरेक्स, ठीक है? यहाँ से इस तरीके से अंदर गया, अंदर जाने पे ये कहाँ पर आएगा? ये पाइप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं दोस्तों? फूड पाइप बोलते हैं, और इसी को हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं। तो पहले खाना गया, खाना आने के बाद कहाँ गया? ईसोफेगस में गया, फिर कहाँ जाएगा हमारा? ये इस जगह जाएगा, स्टोमक के अंदर, ठीक है? कहाँ जाएगा? स्टोमक के अंदर। यहाँ पर हमारा लीवर होता है, ठीक है? लीवर का अपना अलग काम होता है, क्योंकि यहाँ से जब जो खाना आता है तो लीवर जूस यहाँ पर डालता है, ऐसे यहाँ से पैनक्रियाज़ जो होती है, इसका जूस यहाँ पर जाता है, इस पार्ट में, ठीक है? तो स्टमक में आया, स्टमक के आने के बाद कहाँ जाता है? ये आपका जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये पूरा पार्ट जो होता है, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद दोस्तों कहाँ जाएगा? ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या है? बाहर निकल जाता है हमारा, एक्सक्रीट आउट हो जाता है यहाँ से, ठीक है? इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, जितने भी ये वर्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे जिजुन्नम क्या होता है, इलियम क्या होता है, कोलन क्या होता है, ठीक है? सीसम क्या होता है, अपेंडिक्स क्या होती है, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और ड्यूटेनम क्या पार्ट होता है इसका, है ना? गालेटन क्या होता है ये, है ना? लीवर क्या है? तो इन सब की चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि इनके फंक्शंस होते हैं अलग-अलग। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर ये जिजुन्नम और इलियम, कोलम, है ना? इसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, सभी के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस किस तरीके से हमने खाना खाया, किस तरीके से हमारी बॉडी ने अब्ज़ॉर्ब किया, और जो बेकार की चीज़ें थी वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है बाद में। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, कितने बहुत अच्छे-अच्छे नोट्स आपके लिए बना के लाया हूँ, सबको बहुत डिटेल में और प्यार से समझाऊँगा। देखो, सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि भाई हमारा खाना जो जाएगा हमारे माउथ के अंदर जाएगा, तो उसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझो। देखो, माउथ, और जिसको हम लोग माउथ के बाद कहाँ जाएगा? फूड पाइप, यानी कि ईसोफेगस। इससे पहले की चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो देखो, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, इसकी जो ला लंबाई होती है, यानी कि लेंथ होती है फूड पाइप की, वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है? कितनी सेंटीमीटर तक होती है? 25 सेंटीमीटर तक होती है। अच्छा, फूड पाइप के थ्रू खाना जा रहा है तो किस तरीके से जाता है? ये इस तरीके से, ज़िगज़ैग पाथ फॉलो करके इस तरीके से खाना जाता है हमारा, है ना? यानी ऊपर से आएगा तो इस तरीके से आएगा खाना, नीचे की तरफ। समझ आया? कैसा पैटर्न रहता है? नीचे की तरफ इस तरीके से आता है, यानी वेव की तरह। किस तरीके से दोस्तों? वेव की तरह आता है, और अगर ये वेव उल्टी हो जाए, यानी उल्टी इस तरीके से चला जाए, तो हमको क्या हो जाती है? वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। अरे ये तो वेव मैंने आपको बता दिया, इसका टेक्निकल नाम क्या है? ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टेलिस मूवमेंट। क्या होता है? पेरिस्टेलिस मूवमेंट, ठीक है? तो माउथ से खाना कहाँ जाएगा? स्टमक तक जाएगा। किस तरीके से जाएगा? वेव लाइक मोशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टेलिस मूवमेंट बोलते हैं। और यही मूवमेंट अगर उल्टा हो जाए, रिवर्स हो जाए दोस्तों, तो लोगों को वॉमिटिंग वगैरह आ जाती है। तो ये खाना हमारा ऊपर हाथ से निकलने लगा, मुँह से निकलने लगा। वॉमिटिंग वगैरह इसीलिए आती है, ठीक है? यहाँ पर मैंने नोट डाल के लिख भी दिया आपके लिए कि अगर ये मूवमेंट अपोज़िट डायरेक्शन में हो, है ना? यानी कि स्टमक से माउथ की तरफ होने लगे, तो हमको क्या हो जाती है? वॉमिटिंग होती है। बहुत अच्छे शानदार तरीके से आपके लिए लिख रखा है। आप लिख भी सकते हो, आप भी याद कर सकते हो। ऐसे ही देखिए, जो हमने खाना खाया मुँह के अंदर, तो हमको क्या मिलेगा भैया? हम उसको चबाएँगे अच्छी तरीके से, सलाइवा मिक्स होगा। जैसे रोटी के बारे में मैंने एग्ज़ाम्पल बताया था, रोटी हमको मीठी क्यों लगती है? क्योंकि जब हम उसको चबाते हैं, सलाइवा मिलता है, तो थोड़ा उसमें क्या हो जाता है? स्टार्च स्टार्च होता है ना? वहाँ से हमको क्या मिलता है? मेल्टोज़, फिर वही शुगर होती है, उसी से हमको क्या मिलती है? एनर्जी वगैरह मिलती है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताया कि जो सलाइवरी जो होती है तुम्हारी सलाइवरी ना, अमाइलेज जो होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटलिंग बोलते हैं। अब देखो, माउथ में कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को पार्शियल डाइजेशन होता है। क्या होता है? मुँह के अंदर क्या होगा? पार्शियल डाइजेशन होगा। यानी कुछ सब तो, यानी कुछ पार्ट जो होगा वो तो डाइजेशन हो जाएगा, अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है हमारे मुँह के अंदर, ठीक है? स्टार्च से क्या मिलता है आपको? मेल्टोज़। स्टार्च से क्या मिल जाएगा? मेल्टोज़। और मैंने ये आपको बता ही दिया कि भई रोटी मीठी क्यों लगती है? क्योंकि जब हम उसको चबाते हैं खाना को, तो जो स्टार्च होता है वही मिक्स हो जाता है किससे? सलाइवा से, है ना? और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मेल्टोज़ में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं, और इसी से हमको क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है।
आया समझ? थोड़े-थोड़े हो सकता है कि वर्ड ये मैं प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दूँ, लेकिन आपको उस पर नहीं जाना है। आपको लिखा हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? चलिए। अच्छा, मैंने कल लास्ट वीडियो में बोनस के बारे में डिस्कशन किया था। बोनस क्या होता है? जो हमने खाना खाया, जो रोटी वगैरह हमने खाई या फिर कोई भी चीज़ हमने खाई और जिसका पार्शियल डाइजेशन हुआ, यानी कुछ थोड़ा बहुत ही डाइजेशन हो पाया, वही चीज़ हमारे स्टमक में जाएगी फूड पाइप के थ्रू। तो उस जो मिक्सचर जो हमको मिलेगा, थोड़ा डाइजेस्टिव और थोड़ा नहीं डाइजेस्ट होता है, जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोनस बोलते हैं, ठीक है? डाइजेस्टेड कार्ब और अनडाइजेस्टेड फूड मिक्सचर दैट गोज़ इनटू द फूड पाइप कॉल्ड बोलस। इसी को हम लोग बोलते हैं बोलस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलस आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। बोलस और ये मूवमेंट के बारे में, भई कौन-सा मूवमेंट होता है? तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी स्लाइड पे आपको देखने को मिल गए और आपको याद ही करने हैं ये। चलिए, अब क्या हो गया दोस्तों? हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हमारे फूड पाइप के थ्रू अब कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा, यानी स्टमक में जाएगा, तो हम इसको स्टमक पे पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। ये है हमारा स्टमक। पहला पार्ट क्या हो गया भैया? फूड पाइप मुँह के थ्रू, माउथ के थ्रू हमारा कहाँ चला गया? स्टमक के अंदर जाएगा, ठीक है? अब स्टमक में क्या होता है? सबसे पहली बात, ये जो स्टमक आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये, यानी कुछ इस तरीके से बनता है ये। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया? ये जे लाइक स्ट्रक्चर। इसकी शेप कैसी होती है? जे लाइक शेप होती है। जैसे जे बनाते हैं हम लोग, तो जे शेप की होती है, ठीक है? शेप कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। देखो, कैसी शेप होती है? जे शेप्ड ऑर्गन होता है। कैसा शे ऑर्गन होता है ये? जे शेप्ड ऑर्गन। और फूड यहाँ पर जो रहता है 2 से 3 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक रहता है दोस्तों? 2 से 3 घंटे तक रहता है, और टोटल डाइजेशन का जो टाइम होता है वो 4 से 5 आवर का रहता है। ये एग्ज़ाम में कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अच्छा, जब यहाँ से दोस्तों ये खाना इस तरीके से आएगा फूड पाइप के थ्रू यहाँ, है ना? तो यहाँ पर अपना जो भी प्रोसेस होती है वो यहाँ पर प्रोसेस होगी खाने को डाइजेशन करने के लिए। फिर ये खाना डाइजेस्ट होके यहाँ से निकलेगा दोस्तों इस तरीके से। अब निकलेगा यहाँ पर लगे देखो पाइलोरिक वाल्व। तो यही वाल्व रेगुलेट करती है कितना निकलना है, क्या निकलना है, क्या नहीं निकलना है ना? सब कुछ यही वाल्व क्या करती है? रेगुलेट करती है। एग्ज़िट बेसिकली यहीं से होती है, इस वाल्व के थ्रू ही एग्ज़िट होती है। जो खाना पच गया है वो निकल जाएगा, जो नहीं बचा है वो थोड़ा रह जाएगा, है ना? इस तरीके से काम रहता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो मैं सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि भई यहाँ से जो फ्लो जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा? ये पेलोरिक वाल्व ही करेगी। वॉल्व माने क्या होता है? खोल दिया, बंद कर दिया, खोल दिया, बंद कर दिया, है ना? तो अपने आप खुलता है, बंद होता है। तो दोस्तों यही वॉल्व करती है, ये इम्पोर्टेंट वॉल्व है। फ्लो रेगुलेट जो कर रही है वो यही वॉल्व करती है, ठीक है? अच्छा, जैसे हमने अभी मुँह में खाना खाया था, खाना खाने के बाद थोड़ा डाइजेस्ट हो गया था खाना और थोड़ा नहीं हो गया था, तो डाइजेस्टिव कार्ब और अनडाइजेस्टिव मिक्सचर जो था हमारे पास, उसको हमने क्या बोला था? बोलस। अब जो प्रोसेस यहाँ से आई थी, यानी कि यहाँ से जो खाना आया और पेट के अंदर कोई प्रोसेस हुई, यहाँ पर भी थोड़ा-थोड़ा बचेगा। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ इसी में ही बच जाएगा, है ना? थोड़ा-थोड़ा नहीं भी बचेगा, है ना? तो कुल मिला के बात यही है, मेन काम यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, यहाँ पर जैसे ऊपर जो हमने मुँह में लिया था वो तो कार्ब डाइजेस्ट हो रहे थे। देखो, आपने नोटिस नहीं किया होगा, 3 चीज़ें होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, 3 ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो डाइजेस्ट हो रहा था दोस्तों, क्या हो रहा था? कार्ब डाइजेस्ट हो रहा था। इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला? यहाँ पे जो डाइजेस्ट हो रहा था वो कार्ब डाइजेस्ट हो रहा था, ठीक है? समझ आ गया? अब कार्बोहाइड्रेट तो डाइजेस्ट हो गई, अब रह गया प्रोटीन। तो यहाँ पर जो डाइजेस्ट होगा वो क्या होगा? प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। और प्रोटीन एक ऐसा तो नहीं है सारा एक बार में डाइजेस्ट हो जाएगा। भैया कुछ रह भी जाएगा, अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, है ना? जो मिक्सचर बनेगा, तो यहाँ से एक्सक्रीट आउट होगा बाहर, उस मिक्सचर को बोलते हैं फाइबर। इसको आपको याद रखना है। देखो, आफ्टर पार्शियल प्रोटीन डाइजेशन द सेमी फ्लूइड फ्लो, ठीक है? सेमी फ्लूइड फूड, यानी कि डाइजेस्टेड प्रोटीन और अनडाइजेस्टेड फैट, जो फैट रह जाएगा, जो डाइजेस्ट नहीं होगा। कार्ब तो मुंह में डाइजेस्ट हो गया था, स्टमक में क्या प्रोटीन डाइजेस्टेड हो गया, फैट रह गया। जो अनडाइजेस्टेड फैट रहेगा, दैट लीव्स द स्टमक एंड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से लीव करके, यानी कहाँ निकल जाएगा? छोटी आंत में हमारी जाएगा। कहाँ जाएगा? स्मॉल
इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है? अच्छा, पेट के अंदर HCl भी फॉर्म होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है और ये एसिड बहुत हार्मफुल रहता है, नॉर्मल बहुत ज़्यादा एसिडिक रहता है दोस्तों ये एसिड, है ना? नुकसानदायक रहता है। तो पेट के अंदर एसिड जो है, इसकी वजह से डाइजेशन वगैरह हो रहा है दोस्तों, ये हमारे पेट को नुकसान ना पहुँचाए, तो हमारे पेट के अंदर क्या होता है, एक म्यूकस, म्यूकस वर्ड आपको याद रखना है, म्यूकस। क्या है दोस्तों, म्यूकस होता है, एक तरीके से लेयर होती है, ठीक है? म्यूकस लेयर हम लोग बोल देते हैं, है ना? क्या बोल देते हैं? म्यूकस लेयर बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये होती है नेचर वाइज़ बेसिक, एसिड ये है, ये बेसिक होती है, तो ये हमारे पेट को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है ताकि एचसीएल बहुत हार्मफुल रहता है, हमारे पेट को नुकसान ना पहुँचाए। इसलिए ये म्यूकस जो लेयर बनी होती है चारों तरफ, है ना? ये चारों तरफ आपको लेयर देखने को मिलेगी, ये म्यूकस लेयर जो आपको देखने को मिलेगी, है ना? ये म्यूकस लेयर जो आपको देखने को मिलेगी, ये क्या करेगी, हमारे पेट को बचाएगी। समझ आ गया? ये हमको प्रोटेक्ट करेगी ताकि हम जल ना जाएँ। वही एचसीएल से हम जल ना जाएँ, बर्निंग ना हो जाए हमारे पेट को, तो ये म्यूकस लेयर ही हमको बताती है, ठीक है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब खाना क्या हुआ? फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में आ गया, रह गया था फैट अनडाइजेस्टेड, है ना? और डाइजेस्टेड प्रोटीन, वो कहाँ से निकलेगी? वो हमारी यहाँ से निकल के आ गई, है ना? ये पाइलोट वाल्व जो थी, यहाँ से निकल के आ गई। अब कहाँ जाएगी ये? ये जाएगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी दोस्तों, ठीक है? अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके से जाएगी। इसको समझाने से पहले मैं आपको ये तो बता दूँ, कि भई ये प्रोसेस हो गई, पेट में ये प्रोसेस जो हुई थी, ये किस तरीके से हुई थी? यानी कि जो डाइजेशन हुआ था, किस तरीके से डाइजेशन हुआ था प्रोटीन वगैरह का, वो भी समझ लो। तो देखो, हमारे पेट में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस हमारे पेट में तो बनती है दोस्तों, और पेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर HCl भी आपको देखने को मिलता है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, 2-3 घंटे तक पेट में जो खाना रहता है, ठीक है? और फिर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, वो क्या रिलीज़ करती है दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करती है। पेट में क्या हो रहा है कि भाई जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है 2-3 घंटे बाद क्या रिलीज़ करेंगी, अपना गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करेंगी। पेट में खाना पहुँच गया, उसके बाद गैस्ट्रिक जूस उसमें रिलीज़ करने लगेगी, ठीक है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या है, एक तो देखो HCl बनाएगी, यानी कि एसिड बनाएगी। दूसरा क्या बनाएगी, एंजाइम बनाएगी, और ये एंजाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, पेप्सिनोजेन और प्रोनेलिन। दोस्तों इसको स्टार मार्क लगा लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पेप्सिनोजेन और प्रोनेलिन। प्रोनेलिन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, मेरी बात यकीन करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना। तो मैंने क्या बोला, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये एक तो एसिड बनाएगी और दूसरा एंजाइम बनाएगी। कौन-कौन सी? देखो, जो एसिड बनाएगी उसको हम बोलेंगे पेरेंटल सेल, फिर ऑक्सीडेटिव, और इसको क्या बोलते हैं हम, पेप्टिक सेल या फिर चीफ बोल देते हैं, ठीक है? अब दोस्तों होगा क्या? देखो, जो HCl बनेगा ये काम क्या करेगा? इसकी देखो पीएच वैल्यू जो होती है 1 से लेके 1.5 तक रहती है, और ये हाइली एसिडिक होता है। समझ आया? कैसा होता है? हाइली एसिडिक हो जाता है। HCl करेगा क्या दोस्तों? ये बैक्टीरिया को मारेगा और जर्म को मारेगा। जो जर्म वगैरह होते हैं हमारे, है ना, फूड के अंदर, उनको मारेगा। और जो एंजाइम सो रहे हैं, स्लीपिंग में हैं, उनको एक्टिवेट कर देगा। उठ जाओ अपना काम करो, ठीक है? और एसिडिटी कब होती है, क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बोलते नहीं पेट में गैस बन गई, एसिडिटी हो गई, पी लो भाई साहब, एसिडिटी ठीक हो जाएगी। तो ये पीएच जो दोस्तों 1 से लेके 1.5 तक होती है, हाइली एसिडिक होती है। अगर जब पीएच कम हो जाए हमारी, तो हमको क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है दोस्तों। फिर हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, जिसको हम इनो बोलते हैं, या फिर एंटी एसिडिक टैबलेट लेते हैं हम लोग, ठीक है? समझ आ गया? क्योंकि एसिड बेस से क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो ये नॉर्मल सी रिएक्शन है, आप लोग याद याद कर सकते हो। और ज़्यादा एसिड से हमको कौन हो जाता है, म्यूकस लेयर की हो जाती है। ये बात मैंने आपको बता दिया। अब समझ आ गया होगा आपको। अब देखो, हमारा जो स्टमक है,
वो डाइजेशन किस तरीके से करेगा, उसको समझिए। देखो, स्टोमक मेनली पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। स्टोमक करेगा क्या दोस्तों? पार्शियल डाइजेशन करेगा किस चीज़ का? प्रोटीन का, है ना? प्रोटीन का क्या करेगा? पार्शियल डाइजेशन करेगा। और जो HCl होगा वो एक्टिवेट करेगा क्या? एंजाइम को एक्टिवेट करेगा एसिडिक मीडियम के अंदर। एंजाइम एक्टिवेशन किस तरीके से होगा? देखो, प्रो रेनिन जो है वो HCl से मिलेगा तो रेनिन बन जाएगा, है ना? क्या बनेगा? रेनिन बन जाएगा, एक्टिव रेनिन। ऐसे ही दोस्तों, पेप्सिनोजेन HCl से मिलेगा तो पेप्सिन बनेगा, ये भी एक्टिव बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। समझ आया? तो भैया स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन कैसे हो रहा है? पार्शियल डाइजेशन होता है प्रोटीन का। और जो HCl काम क्या करता है भैया, जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। कैसे करेगा? इस तरीके से करेगा। कैसे करेगा दोस्तों? इस तरीके से करेगा। जो प्रो रेनिन होगा HCl से मिलेगा तो रेनिन बनेगा। ऐसे ही पेप्सिनोजेन जो होगा HCl से मिलेगा तो पेप्सिन बनेगा, है ना? एक्टिव फॉर्म में वो भी। नॉर्मल प्रोटीन का डाइजेशन किस तरीके से होगा है दोस्तों? प्रोटीन और पेप्सिन जो मिलेंगे, इससे हमें मिलेगा पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स। ठीक है? नॉर्मल प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है? भैया प्रोटीन और पेप्सिन आपस में मिलेंगे और यहाँ से क्या मिलेगा हमको? पेप्टाइड्स, जिसको हम लोग पेप्टोन्स भी बोलते हैं। समझ आ गया? अच्छा, छोटी-सी स्टोरी मिल्क के बारे में पढ़ लो, है ना? मिल्क के अंदर कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, आपको पता है। मिल्क कार्बोहाइड्रेट, कैसीन देखो, मिल्क से हमको क्या मिलता है? लैक्टोज़ भी बोलते हैं और मिल्क प्रोटीन भी, है ना? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैसीन। इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो कैसीन जब रेनिन के साथ मिलेगी तो पैरा कैसीन बनेगी। यदि पैरा कैसीन जब पेप्सिन के साथ मिलेगा तो पेप्टाइड बनाएगा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया। और आपको पता है कि बस बच्चों में, किड्स में जो सबसे ज़्यादा क्या बनता है? रेनिन एंजाइम ही निकलता है। आप दूध पिलाते हो बच्चे को, वॉमिटिंग कर देते हैं, दही से निकाल देते हैं बाहर। तो यही तो होता है रेनिन एंजाइम। तो इसीलिए ये कहानी आपको याद रखनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इससे 100% आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये रेनिन से, पेप्सिन से, है ना? ये पैरा कैसीन, पेप्टाइड, इससे 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको याद रखना है आपको। चलिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको और समझ लेते हैं, है ना? तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, देखो, ये इसके बारे में आपको परिचित हो, तो काम मैंने आपको क्या बताया था, है ना? जो स्टमक से बन रहा है, वो कहाँ जाएगा? भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। काम के बारे में मैंने आपको बता दिया था अभी। तो प्रोटीन डाइजेस्टेड हो गई थी, सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन और फैट, वो जो मिक्सचर होता है उसी को तो हम लोग काम बोल रहे थे। अब ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। ये है, स्टमक से होते हुए यहाँ से ये यहाँ आ गया। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो लीवर है हमारा, ये जो लीवर दिखाई दे रहा है, ये एक जूस छोड़ेगा, है ना? इसमें ड्यूडेनम पार्ट है। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है। देखो, एक तो बोलते हैं, देखो मैंने बताया था ड्यूडेनम, एक जेजुन्नम और एक को हम इलियम बोलते हैं। 3 ही पार्ट है ये, है ना? तो क्या हो रहा है, जब खाना इस तरीके से अंदर आ रहा है दोस्तों यहाँ, कहाँ? ड्यूडेनम पार्ट में, तो ये लीवर अपना जूस छोड़ेगा यहाँ पर, ड्यूडेनम पार्ट में। ऐसे जो पैनक्रियास होता है, ये भी जूस छोड़ेगी ड्यूडेनम पार्ट में, ठीक है? तो ये जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है कौन-सा? ड्यूडेनम पार्ट में, जेजुन्नम पार्ट में और इलियम पार्ट में। ड्यूडेनम पार्ट में क्या हो रहा है, जो अपर पार्ट होगा लीवर का और पैनक्रियास का, वो अपने जूस यहाँ पर क्या छोड़ेंगी? यहाँ पे छोड़ेगी जूस, किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू। जेजुन्नम क्या होता है? ये मिडल सेक्शन होता है, इसको बोलते हैं जेजुन्नम। और इलियम क्या होता है? ये फाइनल सेक्शन होता है, ये फाइनल सेक्शन होता है इलियम, ठीक है? इसकी डायमेंशन क्या है? देखो, लंबाई होती है 6 से लेके 6.25 मीटर तक, बहुत बड़ी होती है। छोटी आंत बहुत बड़ी होती है, जबकि बड़ी आंत कम लेंथ में कम होती है, ठीक है? क्योंकि उसका डायमीटर ज़्यादा होता है। वो आगे की बात है, मैं आपको बताऊँगा। डायमीटर इसका कितना होता है? 1 इंच तक रहता है और ये एक्चुअल में बहुत बड़ी होती है छोटी आंत, ठीक है? ये थोड़ी-सी बात आपको पता चल गई। चलिए, अब क्या होगा दोस्तों, अब लीवर है, लीवर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लास्ट हमने क्या-क्या पढ़ लिया था, वो मैं आपको क्विक रिव्यू दे देता हूँ।
सबसे पहले हमने माउथ के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा था, यानी कि दाँत वगैरह के बारे में, जीभ के बारे में पढ़ा था कि भाई कितने टेस्ट बड्स वगैरह होते हैं, है ना? बच्चों में मोलर होते हैं, प्री-मोलर होते हैं, क्या नहीं होता, इन सब के बारे में हमने अच्छे तरीके से देखा। उसके बाद हमने माउथ से लेकर हमारे ईसोफेगस तक खाना जाता है, किस तरीके से जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। स्टमक के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था कि वहाँ पर कौन-सा एंजाइम्स होते हैं, है ना? एचसीएल क्या काम करता है। तो बेसिकली जो सारे काम है वो हमने देख लिया था। मुँह से हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड था और कार्ब सेमी डाइजेस्टेड जो कार्ब था, वो फूड फाइबर के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी प्रोटीन थी, है ना? सेमी डाइजेस्टिव प्रोटीन और फैट जो रहते हैं, वो हमारे स्टमक के थ्रू कहाँ आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट मैंने आपको बताया था, एक तो इलियम, एक ड्यूडेनम और दूसरा जेजुनम। तो 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट्स के क्या काम होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। फिर लीवर से जूस आएगा और पैनक्रियाज़ से जूस आएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना? पैनक्रियाज़, जेजुनम और इलियम, ड्यूडेनम, है ना? तो यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो छोड़ी थी। और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, भई कान किसे बोलते हैं, बोलस किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके थे। अब इसके आगे की प्रोसेस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लीवर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लीवर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और लीवर से बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं। उसके बाद ये जो खाना जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद एक्सक्रीट आउट होगा, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लीवर के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं हम लोग। तो कुछ फैक्ट्स हैं, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहली फैक्ट क्या है? देखो, जो लीवर है, स्टडी और लीवर इसको हम बोलते हैं हेपेटोलॉजी, ठीक है? हेपेटिक सेल से बनी हुई है इसीलिए। और सुपर पावर हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, इसीलिए इसको हम सुपर पावर बोलते हैं। इसकी सुपर पावर क्या होती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा लीवर, जैसे थोड़ा-सा लीवर हमारा डैमेज हो गया ना, तो अपने आप को रिकवर करता रहता है वो, अपने आप को ही रिकवर करता रहेगा। सेल मल्टीपल सेल बार-बार डेवलप होती चली जाती है। तो रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको सुपर पावर हम लोग बोल दिया हमने कि भई इसके अंदर सुपर पावर होती है लीवर के पास, ये रीजनरेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा रीजनरेशन कर देता है। और खराब भी हुआ तो अपने आप ही ठीक कर देता, अपने आप को अपने आप ही ठीक कर देता है। ठीक है? और ये लार्जेस्ट और हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन रहता है। कितना? 1.5 से लेके 1.8 केजी तक आपको देखने को मिलेगा लीवर। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट भी होगा और सबसे ज़्यादा हेवी ऑर्गन होगा हमारी बॉडी का। कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है लीवर का। ये लीवर का शेप है कुछ इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पर ये जो होता है इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर, ये लीवर की शेप। अच्छा, यहाँ पर लीवर में क्या हो रहा है? बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से क्या आ रहा था? बाइल जूस ही तो आ रहा था, ठीक है? बाइल जूस ही तो मिल रहा था यहाँ पर। तो बाइल जूस का प्रोडक्शन कहाँ होता है? लीवर के अंदर ही होता है। कितना बाइल जूस बनाता है दोस्तों? 700 से लेके 800 एमएल तक बनाता है बाइल जूस। और स्टोरेज क्या करता है? एक्सेस बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, यानी कि पित्त की थैली। जो गॉल ब्लैडर है इसको बोलते हैं पित्त की थैली। अगर एक्स्ट्रा बन जाता है कभी-कभी वायु, तो ये गॉल ब्लैडर जो होता है इसी के अंदर क्या हो जाता है? सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अच्छा, वाइल्ड ग्रीन या येलो बताओ? वाइल्ड जूस होता है, ग्रीन और येलो क्यों होता है? तो देखो इसके अंदर होते हैं पिगमेंट। एक होता है बिलीरुबिन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो आप इसको। एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो येलो कलर देती है, बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से ग्रीन कलर देखने को मिलता है। किसमें? वाइट जूस के अंदर। याद रखना, बिलीरुबिन येलो कलर, बिलीवर्डिन ग्रीन कलर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो बायो जूस है, इसका मैजिक क्या होता है? इसको समझिए। देखो, बायो जूस के अंदर होता क्या है दोस्तों? एक तो वाटर होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा और फॉस्फोलिपिड्स होंगे, लिपिड माने फैट वगैरह जिसको हम बोलते हैं, पिगमेंट्स होंगे और वाइल्ड साइड साल्ट साल्ट होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है? जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लूसराइड, है ना? ग्लाइकोलाइड बोलते हैं इसको। इसका मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये क्या है तो समझ लो।
मेन फंक्शन क्या है बाइल जूस का? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखो ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज फैट और लिपिड्स, यानी कि जो फैट बच गया था, देखो माउथ के अंदर तो कार्ब डाइजेस्ट हो गए थे, सेमी कार्ब डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ गए थे? हमारे पेट के अंदर गए थे। पेट में क्या हो गया था भाई? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया था, और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन और फैट थे उसको भेज दिया था स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में तो काम हो रहा है, लीवर अपना जूस भेजेगा, इधर से पैनक्रियाज अपना जूस भेजेंगे। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। वहाँ पर रह गया तो जो फैट, उसको तोड़ा जाएगा। फैट किस वजह से तोड़ा जाएगा? भैया जो जूस भेजेगा, लीवर वाइल जूस भेजेगा, उसकी वजह से भी तोड़ा जाएगा। तो लीवर के वाइल जूस है, वो क्या कर रहा है? इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है किसका? फैट का। इमल्सिफिकेशन में क्या हो रहा है? जो लार्ज फैट है, हमारा बड़ा बड़ा फैट है, बड़े बड़े फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसको स्मॉलर में तोड़ेगा। और डाइजेस्टिबल पीसेस यूजिंग बाइल जूस, क्या हो रहा है? फैट और लिपिड जिसको हम लोग बोल देते हैं, इसमें बाइल जूस अगर हम मिलाएंगे तो इससे मिलेगा हमको फैटी एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फैट, है ना? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियली डाइजेस्टेड फैट। लीवर के गोल्डन फंक्शन भी आप लोग याद रखना। सबसे पहला भैया यूरिया बनाता है लीवर, और क्या करता है? रिजर्व फूड भी बोलते हैं हम लोग लीवर को, ठीक है? ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना? ये भी स्टोर करता है, सबसे ज्यादा विटामिन ए स्टोर करता है लीवर। वाइल्ड जूस भी लीवर के अंदर ही बनता है। डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? लीवर ही करता है, क्योंकि ये अपने आप को रिकवर करते रहता है ना? इसकी सुपर पावर तो यही होती है ना, अपने आप को रीजनरेट, अपने आप की जो सेल इसकी जो होती है, बार-बार रीजनरेट होती चली जाती है। अगर लीवर खराब हुआ, तो भाई बार-बार अपने आप को ठीक कर देता है। फैट को भी स्टोर कर लेता है ये। और क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग, बोलते हैं ज़्यादा दारू पियोगे, ज़्यादा अल्कोहल कंज़्यूम करोगे तो तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा। तो इसको भी मेटाबॉलिज़्म करता है। अल्कोहल वगैरह को ये भी थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज़्म करता है। इस बात को आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये पैनक्रियाज़ भी अपना जूस भेज रही थी स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना? लीवर तो देख लिया बाइल जूस कैसे बनता है, अब ये पैनक्रियाज़ को भी देख लीजिए। ये अपना जूस जो भेज रही थी, वो कैसे? देखो, पैनक्रियाज़ जो होती है लीफ लाइक ऑर्गन होती है। किस तरीके से होती है लीफ लाइक ऑर्गन पैनक्रियाज़? ठीक है? शेप एग्ज़ैक्टली लाइक अ लीफ। और डिस्कवरी किसने की थी? लैंगरहैंस से, ना? लैंगरहैंस ने इसकी डिस्कवरी की थी। और ये क्या करती है? ये पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करती है। कितना? 1 लीटर पर डे, एक दिन में 1 लीटर कम से कम। याद कैसे करना है? पैनक्रियाटिक जूस कौन-सा होता है? देखो, पैनक्रियाटिक एंजाइम जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो देखिए क्या है? PAN, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। T फॉर ट्रिप्सिन, A फॉर अमाइलेज, L फॉर लिपेज, लाइपेज जिसे हम बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये है पैनक्रियाटिक जूस होता है, इसके अंदर 3 मेजर एंजाइम्स होते हैं, कौन-कौन से? PAN, T फॉर ट्रिप्सिन, A फॉर अमाइलेज, L फॉर लाइपेज। इसको आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए क्या हो रहा था दोस्तों? एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में देखिए। देखो पैनक्रियाटिक एंजाइम, जिसको, इसके अंदर क्या है? टीएएल एक्शन हो रहा है, यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग? टीएएल को क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या कर रही है? ये प्रोटीन और पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ रही है। अमाइलेज क्या कर रहा है? तो जो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च होता है, इसको माल्टोज में तोड़ रहा है। लाइपेज क्या करेगा? लिपिड्स यानी कि फैट्स को क्या करेगा? फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड इसमें तोड़ देगा। और जो इंटेस्टिनल जूस जो होता है, एंजाइम्स होते हैं जो, है ना? वो क्या करता है? देखो, सुक्रोज़ क्या करेगा? ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ में तोड़ देगा। लैक्टोज़ क्या में टूट जाएगी तुम्हारी? ग्लूकोज़ और ग्लूकोज़ में। ऐसे ही जो लैक्टोज़ जो होता है, मिल्क शुगर जिसे हम बोलते हैं, ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ इसमें टूट जाते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। चलिए, अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, जो मैंने आपको बताया था जुजुनम पार्ट, है ना? क्या? जुजुनम पार्ट और इलियम पार्ट, ये काम क्या करते हैं? देखो, अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया? देखो बड़े ध्यान से समझे, थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है, पर आपको समझ कब आएगा। लीवर देख लिया हमने, भैया स्टमक के बारे में बात कर चुके, पैनक्रियाज़ के बारे में बात कर लिए। अब ये जो दुर्जन पार्ट है,
और इलियम पार्ट है, ये क्या काम करेंगी, ये एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी। अब सारा काम हो गया, सब कुछ हमने बना दिया, एनर्जी वगैरह हम एब्जॉर्ब करेंगे नहीं करेंगे, वो यही करेंगी। देखो वैसे तो ये छोटी सी होती है, पर ये इस तरीके से पता है क्यों होती है ये इसीलिए होती है क्योंकि सरफेस एरिया अगर ऐसा है तो सरफेस एरिया कम गिर रहा है, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कर लूंगा ना तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या कर पाएगी, ये एब्जॉर्ब ज्यादा कर पाएगी। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैपन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में ही एब्जॉर्प्शन होता है, छोटी आंत में ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसको जो मैंने आपको बताया इसको हम लोग बोलते हैं बिली। ठीक है, इस तरीके से क्यों होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके, है ना, बिली या फिर माइक्रो बिली। देखो सी, ये देखो सीक्रेट वेपन, अगर मैं बिली के बारे में बात करूं, ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसी को हम बिली बोलते हैं। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसी को हम लोग क्या बोले, बिली। इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम न्यूट्रिएंट, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि न्यूट्रिएंट क्या हो सके, ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके। और जो एंड प्रोडक्ट बनता है जो एब्जॉर्ब हो चुका होता है वो कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर जाता है। जैसे प्रोटीन से अमीनो एसिड, कार्ब से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, फैट से फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड, ये तीनों चीज होती हैं, ये हमारे ब्लड में जाएगा और ब्लड से सब जगह सर्कुलेट हो जाएगा। और जो बेकार की चीजें बच जाएंगी वो एक्सक्रीट आउट कर दी जाएंगी, उसको भी समझ लो एक्सक्रीट आउट कैसे होंगी। देखिए अब जो बच गया वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें वाटर और वेस्ट, जो वाटर बच जाता है, जो वेस्ट बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, इसकी डायमेंशन कितनी होती है, 1 से लेके 1.5 मीटर तक हो सकती है। डायमीटर 3 इंच का होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 इंच का होता है, और इसका क्या होता है, 3 इंच का होता है, तो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, देखो वाइडर डायमीटर इज वाई इट्स कॉल्ड लार्ज इवन थ्रो इट्स टोटल, इसको हम लोग लार्ज बोलते हैं क्योंकि ये छोटी है फिर भी इसको लार्ज बोलते हैं क्योंकि डायमीटर कैसा है इसका बड़ा है। अब इसमें होता क्या है, एक होता है कैल्शियम, और एक होता है कोलन, एक होता है रेक्टम, है ना, रेक्टम से बाहर निकल जाता है। अब जो कैल्शियम होता है ये अपेंडिक्स से अटैच रहता है, अपेंडिक्स मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बता चुका हूँ, ये मतलब फालतू की चीजें होती है ना, वेस्टिजल ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, इसका कोई काम ही नहीं होता है। जैसे पहले ह्यूमन बीइंग में क्या होती थी, पूंछ होती थी, तो उसका पहले लोग इस्तेमाल करते थे, है ना, आदि मानव वगैरह, तो उनकी पूंछ होती थी। अब वेस्टिजियल ऑर्गन वही तो होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल वगैरह कर नहीं रहे हैं, धीरे धीरे वो गायब होती चली जाएगी। जैसे आपने पहले देखा होगा इंसानों के कान बड़े बड़े होते थे, तो रहते बाहर निकले, अब उसका कम यूज होता है, इस कान का क्या यूज है, कुछ कम, कोई यूज नहीं, उसका कोई शायद का कोई यूज नहीं, धीरे धीरे देखिए कम होते चला जाएगा, है ना। और अभी भी तुम देख रहे हो थोड़ा थोड़ा कम होता चला जा रहा है, ये सीजन भी होता है। ठीक है, दूसरा होता है कोलन, कोलन में क्या होता है, ये मेन ही साइड होती है, वाटर और माइक्रोन्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं यहीं पे कोलन के अंदर। रेक्टम से क्या होता है, एक्सीट आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जो स्टोर करता है वेस्ट बिफोर इट्स रिमूवल बाय द एनस से हम लोग बेसिकली बाहर निकालते हैं ना, उससे निकालने से पहले रेक्टम में बेसिकली सब भर जाता है ना, स्टोर कर लेता है। चलिए अब यहाँ पर समझिए, देखो इक्वली फ्रेंडशिप ये क्या है, इसको और देखना। सबसे पहली चीज ये सीजम है और कॉलन है, ये घर होता है किसका, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मेनली ई कॉली, इसको हम लोग ई कॉली बोल रहे हैं। बैक्टीरिया भी होंगे, जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह भी तो होंगे, है ना, और इसका घर होता है। अब इससे क्या हुआ, जो वेस्ट चीज है इसको भी एब्जॉर्ब वगैरह करके इससे भी अच्छी चीज निकाल के विटामिन मिनरल्स वगैरह इससे भी निकालेंगे और बॉडी को प्रोड्यूस करेंगे, ये काम इसका ही होता है। देखो व्हाट वी गिव, हम क्या देते हैं ई कोली को, ई कोली बैक्टीरिया ईट अवर अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड, जो अनडाइजेस्टेड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वेस्ट फूड है, ये ई कोली जो बैक्टीरिया है ये इसको क्या करेगा, ईट करेगा, खाएगा। क्या करेगा, ई कोली बैक्टीरिया क्या करेगा, खाएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको खाएगा। और हमको क्या देगा दोस्तों, बदले में हमको दे प्रोड्यूस विटामिन के, और अवर बॉडी हमारी बॉडी के लिए विटामिन के को प्रोड्यूस करेगा।
ये हमको देगा। इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि दोस्ती हमने इसको बोल दिया। समझ आया? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इक्वली बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको भी खाएगा और वहाँ से हमको क्या दे देगा, ये विटामिन के दे देगा बॉडी को। इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, दोस्ती है दोनों के बीच में और दोनों का फायदा हो रहा है, इसलिए विन-विन सिचुएशन हमने इसको बोल दिया। अब जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया भई, किस तरीके से फूड को डाइजेशन होना है, किस तरीके से माउथ से लेके हमारे पूरे बॉडी के अंदर जाके खाना बाहर निकलता है। अब सबको याद करा देता हूँ मैं आपको, ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। पेपर में इस स्लाइड से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, क्विक रिकैप है जिसको मैं क्विक बोलता हूँ। देखो, माउथ में क्या हो रहा है? सलाइवा, है ना? किसका सीक्रेशन होता है या फिर सलाइवा का। स्टोमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस बनते हैं। लीवर वाइल जूस बनाता है। पैनक्रियाज़ पैनक्रियाटिक जूस बनाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं वो बनाती है। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ नहीं बनाती। मेन एंजाइम कौन से होते हैं माउथ के अंदर? सलाइवरी एमाइलेज जिसको हम लोग बोलते हैं। गैस्ट्रिक में पेप्सिन, रेनिन और एचसीएल। ऐसी लिवर के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है। सॉल्ट होते हैं, वाइल्ड सॉल्ट बोलते हैं इसको हम लोग। पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लिपेज, लाइपेज जिसे हम लोग बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सुक्रोज, है ना, माल्टोज और लैक्टोज। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? ई कॉली बैक्टीरिया होता है। इनका टारगेट क्या रहता है? इनका फंक्शन क्या रहता है? देखो, माउथ में क्या हो रहा है? पार्शियल डाइजेशन होगा किसका? स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली। और हमारा स्टमक में क्या होगा? प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा और जर्म वगैरह जितने होंगे वो एचसीएल मार देता है। ठीक है? इमल्सिफिकेशन फैट का कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है? लिवर के अंदर होगा क्या हमारा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पैनक्रियाज में क्या होगा? डाइजेशन होगा किस चीज़ का? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों का डाइजेशन कहाँ होगा? पैनक्राइज पैनक्रियाज में होगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? इसका फंक्शन क्या होता है? फाइनल शुगर ब्रेकडाउन इनटू एंड ऑब्जर्प्शन। देखो, एब्जॉर्प्शन होगा और शुगर जितना भी ले जाएगा उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और जो वेस्ट है वो प्रिपेयर करेगा और एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत सिंपल मैंने आपको बता दी है, ये सारा काम होता है। मल्टीपल जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो यहीं से देखने को। तो ये रहा चैप्टर। आपको चैप्टर कैसा लगा? मैंने कैसा आपको पढ़ाया? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।